So, good afternoon to all the participants and good afternoon, Sudeep. So, Good no afternoon, need of introducing Sudeep. आप सब सुदीप सर को अच्छा से जानते हो, है ना? तो अभी आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेडिमा। जो भी कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं, नहीं तो कैंसर वार्ड्स में काम करते हो, आप लोग देखा होगा जो पेशेंट्स ब्रेस्ट निकालने का बाद कुछ साल के बाद, नहीं तो कुछ महीने के बाद लोग आता है कि हाथ में सूजन हो गए, ठीक है? तो उनका ऐसे लोगों जब आता है, आने से हम लोग उनको कैसे देखभाल कर सकता है, क्या क्या हमको ध्यान में रखना है और क्या उनको सिखाना है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है? और ये जो भी अपनी सुदीप बोलने जा रहे हैं वो सिर्फ ज्यादा थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल बहुत कम है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों का एक्चुअली आके सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हम लोग इसमें से है ना, ऑनलाइन में सीखने से इतना अच्छा नहीं होगा। फिर भी जो कुछ भी है एक वीडियो के थ्रू सुदीप आपको आज दिखाएंगे, ठीक है? सो सुदीप, ओवर टू यू। Yes, thank you, ma'am. So, I'll be sharing my PPT. Please confirm once you can see it. It is visible. Just go for the slide sharing option. Yes. Can you see my screen? Yes, sir. It's perfect now. Yeah. So, आज हम बात करने वाले हैं लिम्फेडिमा के बारे में। अब इससे पहले एक्चुअल लेक्चर से जाने से पहले किसको पता है कि लिम्फेडिमा क्या है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आप सब लोग मैसेज में लिख सकते हो और नहीं तो अनम्यूट करके खुद भी बोल सकते हो। लिम्फेडिमा क्या है? लिम्फेडिमा सर वो जो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉकेज होता है, उसके बाद जो हाथ में स्वेलिंग हो जाता है उसको लिम्फेडिमा बोलते हैं। ओके ओके ओके, और कोई? ठीक है, सो देखते हैं। सो पहले लिम्फ क्या होता है? तो बेसिकली हमारे बॉडी में पानी बहुत ज्यादा 80% पानी होता है। तो वो जो पानी होता है, कुछ पानी हमारे सेल्स के अंदर रहता है, कुछ पानी हमारे वेसल्स के अंदर रहता है, कुछ पानी 2-3 सेल के बीच में रहता है। तो इसको बोलता है, जो पानी जो वाटर सेल के अंदर रहता है उसको बोलता है इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर रहता है उसको बोलता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल का बाहर। और वेन या आर्टरी के बीच में जो पानी या फिर ब्लड फ्लो रहता है तो उसको बोलता है इंट्रावास्कुलर, और जो वेन के बाहर रहता है उसको बोलता है एक्स्ट्रावास्कुलर। जो भी फ्लूइड है जो एक्स्ट्रावास्कुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है, उसके साथ जब प्रोटीन एक साथ मिलके वो इसको एक साथ में लिम्फ बोला जाता है। अब वो लिम्फ जो है उसको एक मतलब वो भी हमारे बॉडी में जैसे वेन एंड आर्टरी से हमारे ब्लड जो एक साथ में जाता है, फिर हार्ट में जाके फिर सेल में जाता है, फिर घूम के हार्ट में आता है। तो वो जो सर्कुलेशन होता है, तो वो लिम्फ भी इस तरह से सर्कुलेट होता है। तो वो सर्कुलेशन में अगर कोई भी रुकावट हो और वो एक जगह में जमा हो जाए तो वो एक इडिमा फॉर्म करता है। तो लिम्फ की वजह से वो जो इडिमा फॉर्म होता है उसको लिम्फेडिमा बोलता है। अब यहाँ पे है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हो कि वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वहां पे क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे वेन्स, आर्टरीज वो सब रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स रहता है। वहां पे पूरा बॉडी में लिम्फेटिक, वो जो हमारे वाटर है उसको पूरा सर्कुलेट करने के लिए जो सिस्टम है उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। वो दोनों के बीच में फिर कनेक्शन भी है। तो वो
किस तरह से जमा होता है, किस तरह से वो मेंटेन होता है, उसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो दो प्रेशर होता है जिसका वजह से वो अपने आप मेंटेन होते जाता है, बैलेंसिंग होता है। तो कोई अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या होता है, वेन के अंदर में जो भी फ्लूइड्स है वो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड एक्स्ट्रावास्कुलर ज्यादा हो जाता है, फिर बैलेंस हिल जाता है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो बाहर में जितना भी फ्लूइड है वो वेन के अंदर चले आता है, फिर उसके दौरान बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। तो वो दो प्रेशर, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो दो प्रेशर है जो इसको मतलब मेंटेन करके रखता है। अब लिम्फेडिमा जो होता है वो दो तरीके के होता है, एक है प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी मतलब कॉन्जेनेटल, मतलब किसी का अगर बर्थ डिफेक्ट है या फिर कोई भी मालफॉर्मेशन है जो कभी कभी वो इमीडिएटली पकड़ा जाता है और कभी कभी मतलब थोड़ा एज होने के बाद पकड़ा जाता है, बट वो कॉन्जेनाइटल मतलब वो मतलब जन्म से ही वो डिफेक्ट है, तो वो अगर है तो उसको बोलता है कि प्राइमरी लिम्फेडिमा, प्राइमरी कॉज ऑफ लिम्फेडिमा। सेकेंडरी क्या होता है? कोई भी डिजीज, कोई भी सर्जरी या फिर कोई भी इंफेक्शन के वजह से, और फिर वेनस थ्रोम्बोसिस, जिस तरह से बोलता है ना डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस, तो वो सब प्रॉब्लमों के वजह से अगर हुआ, तो कोई भी बीमारी के वजह से हुआ, पहले नहीं था एंड वो जन्म से ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बाद में हुआ कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तब उसको सेकेंडरी बोलता है। अब मेलिग्नेंसिस में जिस तरह से स्टेला मैम फर्स्ट स्टार्टिंग में भी बोला कि जिन लोगों ने मतलब कैंसर सेंटर में काम करते हैं, इन लोग वही ओपनली आप लोगों के पास आए हैं, आप लोग देखा है ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में मास्टेक्टमी होने के बाद बेसिकली वो लेडी को लिम्फेडिमा होने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए पहले से उनको फिजियोथेरापी में भेजा जाता है या फिर लिम्फेडिमा के लिए एक्सरसाइज सिखाया जाता है। बट एक टाइम पे जाके अगर वो ब्रेस्ट कैंसर फिर भी अगर ऑपरेशन के बाद दोबारा रिपीटेशन हुआ और फिर वो लिम्फ नोड के ऊपर कंप्रेस करके रखा, जिसका वजह से वो लिम्फ ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो उसमें देखा जाता है। कोई भी गायनोकोलॉजिकल मेलिग्नेंसिस के वजह से देखा जाता है, जैसे सीए ओवेरी, वो ओवेरियन कैंसर के वजह से अगर बड़ा मास है तो वो कंप्रेस करके रखता है, तो उसके में प्रोस्टेट कैंसर में देखा जाता है। और फिर ग्रोइन डिसेक्शन, कोई भी जैसे इंगुइनल नोड डिसेक्शन में वो ग्रोइन में सर्जरी किया जाता है, तो सर्जरी के दौरान अगर लिम्फ नोड काट देता है, लिम्फ नोड को भी डिसेक्शन कर देता है, तो वो लिम्फ नोड आपस में फिर से जोड़ नहीं पाता है एंड वो उन लोगों का बैलेंसिंग डिसरप्ट होता है, बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। तब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसमें वो लिम्फेडिमा देखा जाता है एंड वो कैपोसिस सार्कोमा, कैपोसिस सार्कोमा वो ऐसा होता है कि वो स्मॉल मतलब सॉफ्ट टिश्यू में देखा जाता है और नहीं तो लिम्फ नोड में देखा जाता है। कैंसर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू और कैंसर ऑफ द लिम्फ नोड्स कनेक्टिव टिश्यू मतलब, सो सार्कोमा मतलब कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो वो लिम्फ नोड कनेक्टिव टिश्यू में देखा जाता है। अगर क्लासिफिकेशन को और थोड़ा ब्रॉडली देखा जाए तो अमेरिकन फिजिकल थेरापी एसोसिएशन एक्सक्यूज मी, तो अमेरिकन फिजिकल थेरापी एसोसिएशन ने 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जैसे कि सपोज मेरा 2 हाथ अभी इक्वल है, दोनों एकदम, दोनों का जो सरकमफेरेंस है वो दोनों सेम रहेगा क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। अगर वो किसी का अगर वो 2 लिम्ब के जो सरकमफेरेंस है उसमें से 3 सेंटीमीटर से कम डिफरेंस मिलता है तो उसको माइल्ड बोला जाता है। अगर वो 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के कम तक अगर उसको डिफरेंस होता है, दोनों लिम्ब या पाव का हो या हाथ का हो, वो दोनों लिम्ब का सरकमफेरेंस
अगर मेजर करें तो उसमें अगर डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक अगर मिलता है तो उसको मॉडरेट बोला जाता है, और अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है तब उसको सीवियर बोला जाता है, सीवियर लिम्फेडिमा बोला जाता है। और एक दिया है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कॉमन टर्मिनोलॉजी क्राइटेरिया फॉर एडवर्स इवेंट्स, इन्होंने भी दिया है 3 ग्रेड में, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। उसको हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। जैसे उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया एंड उसके हिसाब से वो स्टेजेस जो है अभी के हिसाब से वो स्टेज उसको माना जाता है। अभी स्टेज 0 मतलब क्या है, विजिबली हम लोगों का अगर बाहर से देखेंगे तो दोनों लिम्फ में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। हाँ, और अगर हमने मेजर भी किया तो दोनों में भी दोनों का मेजरमेंट सेम भी आ सकता है। बट पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होगा एंड पेशेंट को टायर्ड टायर्ड लगेगा एंड बाकी एक लिम्ब या फिर दोनों लिम्ब थोड़ा हेवी लगने लगेगा। अगर ऐसा कंप्लेन है तो वो स्टेज 0 है, बट वो पेशेंट आगे चल के लिम्फेडिमा डेवलप कर सकता है। अभी से उनको प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोगों को लेना चाहिए। स्टेज 1 में क्या होता है, वो रिवर्सेबल स्टेज होता है। अगर हमने थोड़ा कंसर्न किया, अगर पेशेंट को अच्छी तरह से एडुकेट किया और पेशेंट ने अच्छी तरह से मेंटेन किया तो वो बहुत जल्दी रिवर्स भी हो जाता है। सोइलिंग होता है, बट सोइलिंग थोड़ा सॉफ्ट है, इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, और थोड़ा जोर से दबाए तो पिटिंग भी होता है, मतलब दब जाता है, फिर घूम के आने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, बट लिम्ब अगर इलिवेट करके रखता है, अगर हाथ या पाव है तो हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर रखने के लिए बोलता है, तो धीरे धीरे वो जो इडिमा है वो कम हो जाता है। वो है रिवर्सेबल स्टेज, स्टेज 1। स्टेज 2 क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली इरिवर्सेबल, मतलब जितना जल्दी वो स्टेज 1 में रिवर्स हो सकता है वो स्टेज 2 में इतना जल्दी रिवर्स नहीं हो सकता है। उसके लिए स्पेशल कंसर्न चाहिए, जैसे उनको थोड़ा मसाजिंग चाहिए, या फिर जो जो मेजरमेंट है मैं बाद में बोलने वाला, तो वो उसको मैनेजमेंट हर दिन मैनेजमेंट लेना चाहिए, तभी वो मतलब रिवर्स हो सकता है। बट ऐसे आसानी से रिवर्स होने वाला स्टेज नहीं है। और स्टेज 3 है वो लिम्फोस्टेटिक और एलिफेंटियासिस। जिस तरह से एलिफेंटियासिस होने से कोई भी मतलब पाव या हाथ बहुत बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है ना, तो वो वैसा हो जाता है, वो इरिवर्सिबल स्टेज होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते एंड उसमें वो स्टेज इरिवर्सिबल होता है। एंड पेशेंट को बहुत मतलब पेशेंट को हेवीनेस के वजह से पेन होने लगता है, फिर नेक स्टिफनेस आ जाता है, फिर पेशेंट को स्किन फोल्ड्स होके फिर वहां पे पेशेंट को स्किन ब्रेकडाउन होके लिम्फोरिया डेवलप होता है। तो वो सब चीज मतलब कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट होता है। क्लिनिकल फीचर्स अगर देखेंगे तो क्या क्या चीज होता है अगर किसी पेशेंट में लिम्फेडिमा होता है तो सबसे पहले पिटिंग इडिमा। पिटिंग इडिमा आप सब लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने मतलब ऐसे दबाया तो अंदर रह जाता है, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होता है। फिर होता है ब्राउनी इडिमा। ब्राउनी इडिमा मतलब क्या है, वो स्किन थोड़ा हार्ड रहता है, वो स्किन थोड़ा हार्ड रहता है, शाइनी शाइनी रहता है, उसको बोलते हैं ब्राउनी इडिमा। उसमें भी पिटिंग इडिमा रहता है, बट वो इतना टाइट रहता है, पिटिंग इडिमा हम देख नहीं सकते, इतना ज्यादा पिटिंग इडिमा नहीं होता है, बट थोड़ा टाइट हो जाता है। वीपिंग इडिमा क्या होता है, उसमें स्किन इतना टाइट होता है, उसमें से स्किन का ब्रेकडाउन होके मतलब लिम्फोरिया डेवलप हो जाता है। वो सीवियरिटी के ऊपर हम लोग को वो पिटिंग इडिमा है, ब्राउनी इडिमा है या वीपिंग इडिमा है, वो तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों को सीवियरिटी पता चलेगा। इसके बाद डिफरेंट स्किन चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत शाइनी होगा स्किन में, मतलब जिस तरह से स्ट्राया मार्क होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा स्ट्राया मार्क आ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब वो सब चीज आ सकता है। और इसके बाद पेशेंट को जैसे लिम्फ मतलब जो हाथ हो या पाव हो वो बहुत ही ज्यादा अगर हेवी हो गया तो वो उनके लिए एक बर्डन बन जाएगा एंड पेशेंट बहुत
पेन क्या कंप्लेन करता है, एंड पेशेंट बोलता है कि मैं उसको लेके, ये लिम्फ को लेके मैं चल नहीं सकता हूँ, जिससे वो इतना हेवी है कि वो मेरा शोल्डर उसका वजन नहीं उठा पाता है, तो इसके वजह से नेक स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस वो सब होता है। इस जैसे देखो मैंने जैसे बताया कि जॉइंट स्टिफनेस एंड सेंसरी डिस्ट्रप्शंस, डिस्टरबेंसेस, तो वहां पे उस लिम्फ में सेंसरी डिस्टरबेंसेस जैसे मतलब नॉर्मली जो लिम्फ में जैसा सेंसेशन था, टच करने से पता चलता है, कोई अगर पिंच करता है तो इजीली पता चलता है, वो वाला लिम्फ में ऐसा नहीं है, वो वाला लिम्फ में थोड़ा अलग सा है। एंड इसके वजह से पेशेंट को थोड़ा मोबिलिटी प्रॉब्लम भी आएगा, पेशेंट इजीली मूव नहीं कर पाएगा, एंड इसके दौरान पेशेंट को थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, जैसे पेशेंट को फेयर आना स्टार्ट होगा, डर लगने लगेगा, अरे मेरा ऐसा हो गया, आगे चल के शायद मैं मर जाऊंगा। फिर पेशेंट को सिग्निफिकेंटली दूसरा मेंटली डिस्ट्रेस होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना तो डॉक्टर का कंसल्टेशन कर रहा हूँ बट मुझे कुछ, तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन वो सब आएगा, ऑल्टर्ड बॉडी इमेज आएगा, तो जिसका वजह से पेशेंट सबके सामने नहीं जाएगा, एंड सोसाइटी के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने जाने में शर्माएगा, एंड वो खुद को आइसोलेट कर सकता है। तो एंड इसके बाद पेशेंट को इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा ना, क्योंकि पेशेंट को इवन मूवमेंट करने के लिए भी किसी दूसरों का हेल्प चाहिए, तो उसके दौरान पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अरे मेरे लिए बाकी का लोगों को भी मैं तकलीफ दे रहा हूँ, तो वो सब चीज पेशेंट के साथ होगी। असेसमेंट करने के लिए मेनली क्या होता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना है, रिस्क फैक्टर मतलब आगे चल के पेशेंट को जिस तरह से सपोज सीए ब्रेस्ट था या फिर मास्टेक्टमी होने के बाद पेशेंट ने सिंपल लिम्फेडिमा सपोज माइल्ड स्टेज में डेवलप किया है, सो आगे चल के वो पेशेंट बहुत ज्यादा वो मतलब सीवियर स्टेज ऑफ लिम्फेडिमा डेवलप कर सकता है, तो अभी से वो रिस्क फैक्टर कितना है एंड उस पेशेंट के लिए कितना रिस्क हो सकता है आगे चल के, वो सब चीज एसेस करना चाहिए। पेशेंट का हिस्ट्री लेना है, पेशेंट के घर में से कौन सपोर्टिव है, कौन पेशेंट को ज्यादा देखभाल करता है, ताकि हम लोग जो भी पेशेंट को सिखा रहा है घर जाके मेंटेन करने के लिए, तो फैमिली मेंबर्स को भी हम सिखाएंगे ताकि वो मेंटेनेंस में रहे। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग वो स्टेजेस ऑफ लिम्फेडिमा देखेंगे, और इसके बाद सेंसरी एग्जामिनेशन, सेंसेशन में कितना फर्क पड़ रहा है, हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम लोग जो केयर दे रहा है, तो उसमें कितना फर्क पड़ रहा है। स्टेमर्स साइन वो होता है जैसे वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए है, हमारा पाव है ना, तो पाव के नीचे का तरफ फीट होता है, तो फीट का ऊपर का जो डोर्सल वाला पार्ट है, उसमें अगर किसी ने स्किन को ऐसा उठाने के लिए, स्किन को ऐसा खींच के उठाने के लिए कोशिश करेगा, तो वो नहीं उठा सकता है। अगर नहीं उठा सकता है तो उसको बोलेगा कि स्टीमर साइन पॉजिटिव है, तो अगर स्टीमर साइन पॉजिटिव है तो मतलब वो पेशेंट लिम्फेडिमा डेवलप किया है, एंड उसके हिसाब से पेशेंट का स्टेजिंग किया जाएगा। एंड और एक चीज होता है असेसमेंट में, वो लिम्फ जो है, दोनों लिम्फ, सपोज मेरा एक हाथ में लिम्फेडिमा है, दूसरा हाथ नॉर्मल है, तो दूसरा हाथ के साथ ए हाथ के जो सरकमफेरेंस है डिफरेंट डिफरेंट जगह में, जैसे रिस्ट जॉइंट, लोअर फोर आर्म, अपर फोर आर्म, तो उसमें मिड आर्म सरकमफेरेंस, तो वो सब सरकमफेरेंस में नॉर्मल हाथ के साथ मेरा लिम्फेडिमा वाला हाथ में कितना फर्क है, कितना चेंजेस है, वो नोट डाउन करेगा, एंड इसके बाद पेशेंट को केयर दिया जाएगा। इसके बाद रिपीटेडली देखा जाएगा कि पहले वाला जो सरकमफेरेंस आया था उसमें से कितना चेंजेस हुआ, तब भी पता चलेगा कि हम लोग जो केयर दे रहा है उसमें से पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस में भी सेलुलाइटिस और नहीं तो लिम्फोरिया, जिस तरह से वो, क्योंकि उस स्किन इतना भी स्ट्रेच हो जाता है तो स्किन में ब्रेक डाउन होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि स्किन हमारा सबसे प्रिवेंटिव एक लेयर होता है,
वो सबसे बड़ा ऑर्गन है एंड प्रिवेंटिव ऑर्गन है, हम लोगों को बाहर का कोई भी इन्फेक्शन से हम लोगों को बचा के रखता है। अगर वो स्किन अगर ब्रेक डाउन हो गया तो वो पेशेंट बहुत जल्द से जल्द कोई भी इन्फेक्शन ले लेता है, इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है। तो सेलुलाइटिस या फिर कोई भी इन्फेक्शंस इजीली पेशेंट को हो सकता है। एंड लिम्फोरिया मतलब पेशेंट का वो एकदम इलिफेंटासिस जैसे हुआ था ना, तो वहां से आपका स्किन ब्रेकडाउन होके लिम्फ ड्रेनेज जैसा पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से पानी निकलना स्टार्ट होता है। तो उसमें हम कुछ भी कॉम्प्रेसिव बैंडेज करें या फिर कुछ भी करें तो मसाजिंग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मसाजिंग का कोई रोल नहीं है वहां पे सिर्फ आपको ड्रेसिंग करके रखना है ताकि पेशेंट को बाहर का इन्फेक्शन डायरेक्टली ना हो। अब आए, हम लोग मैनेजमेंट कर लिया, मैनेजमेंट में हमको पता चल गया एंड हम लोग स्टेजेस देखा है, क्या क्या स्टेजेस होता है एंड कितना सेंटीमीटर होने से कौन सा स्टेज बोलेगा। अब आएगा मैनेजमेंट, हम लोगों को मैनेजमेंट कैसे करना है। तो इसको बोलता है कि 4 कॉर्नरस्टोन्स ऑफ मैनेजमेंट, 4 मेन चीज जो लिम्फेडिमा मैनेजमेंट के लिए। एक है कंप्रेशन, सो वो लिम्फ को, जो लिम्फ में लिम्फेडिमा डेवलप हुआ है उस लिम्फ को कंप्रेसिव बैंडेजिंग या कोई भी तरीके के कंप्रेसिंग में रखना है। नेक्स्ट है स्किन केयर, जैसे कि लिम्फेडिमा के दौरान अगर वो इडिमा के दौरान स्किन बहुत स्ट्रेच हो रहा है एंड स्किन में ब्रेक डाउन हो सकता है, तो उसमें स्किन को ड्राइनेस नहीं, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना है ताकि स्किन ब्रेक डाउन ना हो। तो स्किन केयर लेना है। एक्सरसाइज है, तो डिफरेंट एक्सरसाइज है जो कि उस लिम्फेडिमा को प्रिवेंट कर सकता है, या तो फिर अगर हो गया तो ज्यादा होने के लिए नहीं देना है, तो उसको मतलब जितना हो सके कम करके रखना है। तो एक्सरसाइज है एंड मसाजिंग है, तो मसाजिंग किस तरह से करना है। तो एक्सरसाइज का मेन एम क्या होता है, तो उसमें मसल को पंप करना है ताकि वो लिम्फ जो है लिम्फ को ड्रेन करना है एंड पेशेंट को एनकरेज करना है नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए। तो एक्टिविटीज के दौरान पेशेंट का जो मसल्स है वो स्टिफनेस होगा, जैसे मसल स्टिफनेस होगा वो भी पंप करेगा वो लिम्फ नोड को, ताकि वो लिम्फ को मतलब लिम्फ जो लिम्फ एक्युमुलेट हो गया उसको ड्रेनेज कर सकता है। और मे बी पेशेंट को कभी कभी पेसिवली मतलब नर्सेस और इन द प्रेजेंस ऑफ फिजियोथेरापिस्ट कैन डू, लेकिन क्या है उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरत है। हम लोग, मैं अभी सिर्फ तुम लोगों को मतलब अपना नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी आप लोग अगर मतलब सही गाइडेंस नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी अगर लेकिंग रह गया तो पेशेंट को आराम से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वो सिर्फ नॉलेज के लिए बोल के रख रहा हूँ। अब एक्सरसाइज, यहाँ पे डिफरेंट एक्सरसाइज दिखाया गया। तो मेनली क्या होता है, लिम्ब इलिवेशन, तो लिम्ब को इलिवेट करना है एंड वो है जैसे इसको सर्कुलेट करने से, या फिर ये जो है हमारा जो ऐसा हाथ को ऊपर करके इसके बाद इसको ऐसा करके मुट्ठी करके 1 2 3 4 5 6 ऐसा 10 सेकंड रखना है, फिर खुल के 10 सेकंड रखना है। तो वो मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है ताकि लिम्फ ड्रेनेज अच्छा से हो। ठीक है। एंड अगर पाँव में हो तो पाँव को इलिवेट करना है और इसके बाद पाँव को भी जैसे सर्कुलेट मोशन में, एंड इसके बाद जो फीट है फीट को भी ऐसा घुमा घुमा के उसको मस्कुलर मूवमेंट को इंप्रूव करना है ताकि वो मसल लिम्फ नोड को वो कंप्रेस करे और जिसका वजह से लिम्फ ड्रेनेज अच्छा से हो। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो बेसिकली फेशियल लिम्फेडिमा, बहुत लोग ऐसा आता है कि फेशियल इडिमा हो जाता है ना, बाकी कोई जगह में नहीं है। बेसिकली यहाँ पे नेक नोड जिस पेशेंट पे होता है, नेक नोड वाला पेशेंट में दिखाई देता है, या फिर बकल म्यूकोसा पेशेंट में दिखाई देता है कि ऑपोजिट पूरा फेशियल इडिमा होता है। ऐसा वाला पेशेंट में जैसा जैसा फर्स्ट में देखिए उसमें हंसने का जो हंसने का जैसा ऐसा ऐसा करना है। तो इसके बाद दूसरा वाला सेकंड वाला में आप देखिए ऐसा, ये दोनों को अंदर की तरफ खींचना है।
तो वो सब चीज एक्चुअली मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तीसरा है उसको ऐसा करना है। तो इसके बाद चौथा वाला कैसा है, नाक को ऐसा है, हम लोग जब राइल्स ट्यूब देने के लिए जाता है तो पेशेंट लोग नाक को कैसा करता है, ऐसा करता है ना, ऐसा। तो नाक को फोल्ड करना है। तो इसके बाद इस तरफ से फिफ्थ वाला कैसा है, उसको पूरा आंख बंद करके पूरा बॉडी को, पूरा फेस को रिंकल करना है। फिर यहाँ से नीचे से सबसे लेफ्ट वाला आप देखिए, उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं, उसमें नॉर्मल फेस रख के ऐसा करना है। बहुत बच्चे लोग ऐसा करता है, कुछ भी अगर गुस्सा आता है ना तो ऐसा करता है। तो ऐसा करने से यहाँ पे ना पूरा ये जो चीज नेक जो है वहां पे पूरा ऐसा मतलब पूरा स्टिफनेस होना चाहिए, ऐसा करके। इसके बाद लास्ट सेकंड वाला में ऐसा नीचे वाला होठ को बाहर निकालना है। फिर थर्ड वाला, नीचे से थर्ड वाला, लेफ्ट से थर्ड वाला देखिए, तो उसमें क्या होता है, आईब्रो को ऐसा फोरहेड में रिंकल लाना है, और एक है ऐसा करके। तो ये सब एक्सरसाइज होता है, बेसिकली फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट का लोग इसको पेशेंट को सिखा के देते। एंड इसके दौरान, इसके अलावा पेशेंट को कंप्रेसिव थेरापी, तो वो एक मतलब न्यूमेटिक कंप्रेसिव थेरापी बोला जाता है। उसमें वो डिवाइस होता है, उसमें बहुत सारा छोटे छोटे चेम्बर होता है। तो वो चेम्बर्स क्या होता है, वो नीचे से ऊपर तक फूलता है। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाला चेम्बर फूलेगा तो इसको कंप्रेस करके रखेगा। इसका नेक्स्ट वाला फूलेगा तो इसका ऊपर वाला हिस्सा में फिर कंप्रेस करेगा। इसका नेक्स्ट, इसका ऊपर वाला हिस्सा। ऐसा करते करते पूरा हाथ को वो कंप्रेस करके लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाते हैं। मेनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसमें जो मसाजिंग बोला मैंने, तो वो बेसिकली किया जाता है, बट उसके लिए ट्रेनिंग का जरूरत है। वो मेनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज बोल के एक चीज है, वो सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए, बस उतना ही। स्किन केयर में उसमें मेनली पेशेंट को स्किन को ड्राई नहीं रखना चाहिए। कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम पेशेंट को देना चाहिए ताकि स्किन ड्राइनेस ना हो के और पेशेंट को स्किन जो है उसमें ब्रेक डाउन ना हो। नेक्स्ट है नेल कटिंग। जब किया जाता है तो उसमें बहुत ही होशियारी से करना है ताकि हमारा कुछ भी चीज पेशेंट को प्रिक ना करे। जहां से प्रिक हुआ वहां से लिम्फोरिया स्टार्ट होगा, फिर फर्दर कुछ भी प्रमोशन मतलब पॉसिबल नहीं होगा। तो एंड वो भी जो भी वो छोटे छोटे चीजें है, इंजुरीज कभी होना नहीं चाहिए, टाइट क्लॉथिंग पेशेंट को पहनना नहीं चाहिए। तो वो सब चीजें जो है वो हम लोगों को पेशेंट को एंड पेशेंट का अटेंडेंस दोनों को सिखाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट लोग ऐसा, हाँ ठीक है आज पहन लेता हूँ कुछ नहीं होगा। तो वो पेशेंट का अटेंडेंस भी अगर थोड़ा कॉन्शियस होंगे तो पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे वो सब एक्सीडेंटल चीज करने के लिए। एंड नेक्स्ट है पेशेंट का जो पेन, स्वेलिंग, वो सब जो चीजें है वो सब चीज का केयर होना चाहिए। एंड अगर पेशेंट का इन्फेक्शन हुआ और पेशेंट का अगर फीवर डेवलप हो रहा है तो इमीडिएटली मेडिकल टीम का कंसर्न में लाना चाहिए। अब कॉम्प्रेसिव गारमेंट्स बोलने से, तो वहां पे कॉम्प्रेसिव गारमेंट्स बोले तो उसमें स्टॉकिंग्स मिलता है। तो स्टॉकिंग्स एंड 3 लेयर बैंडेजिंग, वो दोनों मेन चीज है। और कोई भी लिम्फ या पाँव हो या हाथ हो, जो भी लिम्फ में पेशेंट का लिम्फेडिमा होता है, बोला जाता है कि वो विद इन 24 आवर्स में मिनिमम 14 to 16 आवर्स वो कंप्रेसिव ड्रेसिंग में होना चाहिए। दिन में वो स्टॉकिंग्स पहन के काम भी कर सकता है अपना डेली लिविंग एक्टिविटीज, और रात में जब उसका लिम्फ ज्यादा मतलब खिलाने का जरूरत नहीं होता है, कुछ काम नहीं करेगा, तो वो 3 लेयर बैंडेजिंग। अब हम एंड लिम्फ को इलिवेट करके रखना चाहिए, वो हार्ट लेवल से इलिवेट, और जितना हो सके इलिवेशन का जरूरत है, और इलिवेशन करने से वो लिम्फ ड्रेनेज अच्छा से होता है एंड लिम्फेडिमा प्रिवेंट होता है। नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से मेनली स्किन केयर, पोजिशनिंग, कॉम्प्रेसिव बैंडेजिंग, एंड फोर्थ वन थिंग दैट इज द काउंसलिंग टू द पेशेंट एंड द फैमिली मेंबर्स, वो बहुत जरूरी होता है। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूं।
यस, सो ये था 3 लेयर बैंडेजिंग। जैसे आपने लोगों ने देखा कि सबसे पहले स्टॉकिंग्स को डाला, इसके बाद फोम या कॉटन की एक लेयर दिया, और थर्ड जो क्रैप बैंडेज था वो क्रैप बैंडेज का लेयर था। इसको बोलता है 3 लेयर बैंडेजिंग। तो वो बेसिकली नाइट टाइम में किया जाता है, एंड वो दिन में सिर्फ स्टॉकिंग्स पहन के रखा जाता है, ताकि मैक्सिमम टाइम वो लिम्फ को मतलब कंप्रेस में रखा जाए, ताकि वो लिम्फ ड्रेनेज अच्छी तरह से हो, और आगे चल के वो जो लिम्फेडिमा है वो उसका स्टेज और ज्यादा ना हो। चाहे तो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा थोड़ा प्रिवेंट कर सकता है सीवियरिटी ज्यादा होने के लिए, लेकिन वो सब चीज पेशेंट को किया जाता है। लेकिन जैसे कि एक कोर्स में सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो उसमें मसाजिंग जो है वो आप लोग प्रैक्टिस मत करो। कोई एक्सपर्ट है तो उनके सर का मतलब उनके ऑब्जर्वेशन में आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आप खुद ब खुद मत कीजिए। और मतलब उसके लिए लिम्फेडिमा प्रैक्टिस के लिए, लिम्फेडिमा मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए आपको और आगे चल के ट्रेनिंग लेना जरूरी है, फर्दर ट्रेनिंग का जरूरत है। वो इवन बहुत लोग ट्रेनिंग लेने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तो इसीलिए वो रिपीटेड ट्रेनिंग का जरूरत है। मैडम, ओवर टू यू। हाँ हाँ, सुदीप ने जो बोला वो भी सही बोला, ठीक है। जो लोग इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी कभी कभी बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उन लोग हमेशा गलत कर लेता है, इवन बैंडेजिंग तक, बैंडेजिंग, मसाज, एक्सरसाइज। सो रीट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को करते रहना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, एक बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो अभी जितना भी आप लोगों ने सीखा, बाय द वे दिस वन सेशन इज फिनिश्ड, सुदीप? यस मैम। अच्छा, सेशन फिनिश हो गया, अच्छा ठीक है। सो लिम्फेडिमा बहुत जरूरी एक इंफॉर्मेशन जो कुछ भी सुदीप ने दिया है बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पेशेंट्स आता होगा, तो आप लोगों को सीखना चाहिए, बहुत जरूर सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से एक और दो जन सीखने से आप लोगों का जो भी दूसरा टीम है उनको भी आप सिखा सकता है। सिर्फ और एक बात, जैसे सुदीप ने बोला, ये सिर्फ सीखने में नहीं है, बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ता है, जिस पेशेंट को नहीं करना चाहिए, कौन सी पेशेंट को हमको करना चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि कोई भी पेशेंट लिम्फेडिमा आ गया, आपने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मेरा ब्रेस्ट रिमूव किया बहुत साल पहले, इसलिए कर दिया, इसलिए मैं अभी ये सूजन आ गया करके तुरंत हम नहीं कर सकता है इसे, क्योंकि हमको पहले पता करना पड़ेगा ये सब वो लिम्फेडिमा है कि नहीं, सेलुलाइटिस है क्या, फिर एडिमा और भी बहुत सारी चीजें में हो सकता है। एडिमा जनरलाइज्ड एडिमा होता है, अभी लोअर लिम्फ एडिमा, लोअर लिम्फ का एडिमा ही आप ले लो, रीनल डिजीज में एडिमा होता है, कार्डियक डिजीज में एडिमा होता है। सो हम लोग को ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, और पता भी ये पहले एक्चुअल डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ये लिम्फेडिमा मतलब कैंसर की वजह से हुआ लिम्फेडिमा है और कोई बात है। सो जब तक हाँ वो डायग्नोसिस ठीक से होता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिम्फेडिमा केयर के लिए नहीं जा सकता है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो अभी आप पूछ सकता है। और मेरा क्वेश्चन ये है, कितना जन लिम्फेडिमा देखा है? एक दूसरी बात, लिम्फेडिमा जब आप लोग लिम्फेडिमा देखा है, आपको कैसे पता चला वो लिम्फेडिमा है? मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को बोलिए वीडियो ऑन करने के लिए। मैं सब लोग वीडियो बंद करके बैठा हुआ है। सिनिया, Nice, I'm here. मामा सबको बता देना, लेट देम ओपन देयर वीडियोस, प्लीज कीप योर ऑन योर वीडियोस। सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आपका खुद का वीडियो ऑन करो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीखना वो थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, 27 लोग हैं। अच्छा, सोनाली,
ये 436708 कौन है ये? ओके, किसी को मेरे को दिख रहा है मास्क पहनते हुए। अभी कितना लोगों को दिखाई दे रहा है? 27, उनमें से हम 3 लोग, आप, मैं और टिप्स का, वो 3 तो कैंसिल, तीनों को छोड़ के 24 होगा। शेरिन दास, नीलिमा कुमारी, सोनाली यादव तो हमको दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब लोग ऑन किया कि नहीं? और सोनाली, आप कहाँ पर काम कर रहे हो? यू कैन अनम्यूट एंड टॉक, प्लीज अनम्यूट। मैम इंदौर सैम्स हॉस्पिटल। अच्छा, इंदौर सैम्स हॉस्पिटल। अच्छा, सैम्स हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है। ओके, मैडम ने 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आप। अगर आप लोगों ने कभी मैस्टेक्टमी पेशेंट, मतलब ब्रेस्ट का कैंसर सर्जरी के बाद आपके पास कोई पेशेंट आया हुआ है, उनको हाथ में सूजन है करके ऐसे है, तो वो सूजन कैसे था? आप लोगों को कैसे पता चले ये लिम्फेडिमा है? डायग्नोसिस। मैम आइए भंवर भाई, करके आइए। दीपाली दीदी ने केस प्रेजेंट भी किया था भंवर भाई का, लिम्फेडिमा वाला। मेरे साथ आ जाओ। दो जन अगर सेम सेशन अटेंड कर रहे हो तो थोड़ा दूर बैठो, नहीं तो इको होगा। सर और एक बार क्वेश्चन, हमको डिस्कनेक्ट बार तो ये सुनाई नहीं दिया हमको। क्या क्या सुनाई नहीं दिया अंजलि? मैम क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन बोला हम अच्छा सुनाई अंजलि, नहीं मैंने ये दिया। पूछा, मैंने ये Disconnect हो- पूछा। मैडम के 2 क्वेश्चन था, और एक बार बोलेंगे। एक है आपने लिम्फेडिमा देखा कि नहीं देखा, दूसरा है अगर आपने लिम्फेडिमा देखा तो आपको कैसे पता चला कि ये लिम्फेडिमा है। देखा है लिम्फोडिमा। अच्छा, निवा देखा है लिम्फेडिमा, ठीक है। हाँ, देखा आपको है। अंजलि, आपने देखा है लिम्फेडिमा? हाँ जी देखा मैम। है मैम। देखा है, तो आप बता सकते हैं कि आपको पता चला कैसे ये लिम्फेडिमा है? मैं डॉक्टर को पूछा है तो डॉक्टर ने बोला है ये लिम्फोडिमा है, ऐसा बोला है। ऐसे बोला निवा। अंजलि, आप बताओ। अंजलि, आपको कैसे पता चला वो लिम्फेडिमा है करके? हम किसी को बोले हाँ? सुनाई नहीं दे रहा है। अंजलि का नेटवर्क इशू है। अंजलि, यू कैन, आप आपका वीडियो बंद कर दो। अच्छा अनुप्रिया, आपको कुछ बात करनी है तो बात कर लो। अनुप्रिया, ये अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपको सुनाई नहीं दे रहा, अनम्यूट करो। बताओ। हाँ, बोलो। मैंने देखा है लिम्फोडिमा, तो उसका फुल आर्म फ्रॉम फिंगर टू शोल्डर फुल स्वेलिंग होती है, जैसे कि पानी निकलने वाला हो, ऐसे फुल स्वेलिंग ऐसा। ऐसा, तो आपने वो देख के आपने समझ गए ये लिम्फेडिमा है? यस मैम। आपने और कुछ नहीं देखा कि एक्चुअली वो लिम्फेडिमा है कि नहीं? पहले आपको डायग्नोस करना है। ऐसे भी सूजन आता है जो लिम्फेडिमा नहीं भी होता है, ठीक है। जो ऑपरेशन करके आता है ना, मैस्टेक्टमी पेशेंट्स है,
Yes. करके पेशेंट आए, सभी पेशेंट को शायद लिम्फेडिमा नहीं होगा, कभी जी कभी मैम, ऐसे भी होता है लिम्फेडिमा का साथ है ना, उनको सेलुलाइटिस हो सकता है, नहीं तो हाँ जी। जनरलाइज्ड एडिमा भी हो सकता है। इसलिए जी। मैंने ये बताया आप लोगों को पहले ये मालूम करना है कि एक्चुअली ये लिम्फेडिमा है या नहीं। तो उसके लिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि लिम्फेडिमा का सिम्टम्स, लक्षण क्या है, हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पेशेंट से पूछना चाहिए। जी। ठीक है, आंख बंद करके लिम्फेडिमा करके आप लोग केयर नहीं देना चाहिए, ऐसे कर देगा पेशेंट को और मुश्किल हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, ये ध्यान में रखो। यस मैम। आपको वहां पर कोई पैलिएटिव केयर है? यस मैम। आप कहाँ पर, महावीर में? जॉली ग्रांट हिमालयन हॉस्पिटल। कहाँ पर है वो? ये देहरादून मैम। हाँ, नियर। देहरादून। जी जी जी। देहरादून में, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। तो आप रेडिएशन वार्ड में काम कर रहे हो? जी मैम। ठीक है, तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, आपको डायग्नोस करना चाहिए कि एक्चुअली पेशेंट्स को है कि नहीं करके। ठीक है, जी ये मैं जी मैम। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत बार ऐसे हो चुका है कि एक्चुअली लिम्फेडिमा डायग्नोसिस नहीं करता, फिर हम लोग जाके उनको केयर दे देता है और पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस जी। रहता है। जी मैम। ठीक है, और थैंक यू। और कोई? थैंक यू। शेरीन दास, आप तो कशार कैंसर सेंटर में है ना, अपने आप वहां पर पेशेंट्स नहीं आता है क्या लिम्फेडिमा का साथ? कोई पेशेंट्स आया हुआ आपने देखा? मैंने देखा नहीं करके। मैम अभी हमारा पैलेटिव केयर स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली अच्छा स्टार्ट। अच्छा, नहीं आप कहाँ पर हो? अच्छा, आपका पोस्टिंग अभी हुआ है? नो मैम, अभी मतलब हॉस्पिटल में ही अभी स्टार्ट हुआ है पैलेटिव केयर, पहले नहीं था। हाँ, वो कैसा है? डॉक्टर इकबाल है ना वहां पर? नो मैम, मैं लेमन हॉस्पिटल, हर्बर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप वहां से हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ। अच्छा, पैलिएटिव केयर अभी आप लोग वहां पर शुरू किया है? हाँ, ये तो सिर्फ कौन सी पैलिएटिव स्टेट? केयर में देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वार्ड में भी मिलता है, कभी कैंसर वार्ड्स होता है ना, कैंसर वार्ड होगा, नहीं तो पेशेंट कभी कभी वार्ड में भी आ जाता है और कोई प्रॉब्लम की वजह से आया होगा वार्ड में, तभी मिलेगा पेशेंट को, लेकिन हिस्ट्री पूछना चाहिए हमको पेशेंट को एक्चुअली क्या है करके। ठीक है, अच्छा शरीन, आप कहाँ पर हो बोला था आपका ये कैंसर सेंटर? मैम अभी हर्बर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल। वो कहाँ पर है? देहरादून में। अच्छा, अभी देहरादून, अच्छा अच्छा, देहरादून का है, ठीक है। अच्छा, और कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? आपको समझ में आ हमें गया? पता सोच में सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री पूछना है पेशेंट को, हिस्ट्री बहुत जरूरी है कि आप उनको कुछ सर्जरी हुआ, क्योंकि सुदीप ने क्या बोला है, कंजेनाइटल भी होता है, सेकेंडरीज भी होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कंजेनाइटल मतलब पैदा होने के पहले से भी रहता है, कुछ लोगों को पैदा होने के बाद भी रहता है। ठीक है, तो कंजेनाइटल है क्या करके पहले हमको पता करना चाहिए। सेकेंडरीज में क्या है, क्या क्या बोला है, कभी सर्जरी किया होगा, जैसे कि ब्रेस्ट निकाला होगा, नहीं तो पेशेंट को रेडिएशन दिया होगा, उसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है, अभी ये ग्रॉइन डिसेक्शंस करता है, ग्रॉइन में जितना भी लिम्फ, कभी कभी लिम्फ नोड्स को कुछ हो गया तो लिम्फ नोड निकाल देता है, उसकी वजह से पैर के नीचे हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर्स, उनमें भी रेडिएशन वगैरह खत्म होने के बाद पैर में सूजन आ जाता है। सो हिस्ट्री बहुत जरूरी है, क्या हुआ था करके पहले हमको मालूम करना पड़ेगा। हिस्ट्री के बाद फिर आप लोगों को देखना है कि पेशेंट का हाथ कैसा है, हाथ में कैसा वाला सूजन है, कितना सूजन है, पेशेंट कुछ काम कर पाता कि नहीं, मुश्किल होता है क्या पेशेंट को काम करने में, कितना दिन से ये सूजन है, मतलब सर्जरी ऑपरेशन करने के बाद कब ये सूजन शुरू हो गया है। फिर पेशेंट ये भी देखना है पेशेंट ने कुछ
टाइट, मतलब ज्यादा टाइट ड्रेस तो नहीं पहना है, ठीक है। हमेशा हम बताता है पेशेंट को लूज ड्रेस पहनना चाहिए। साथ में उनको ये जैसे कि ऑर्नामेंट्स है ना, ज्वेलरी है ना, जो भी हम लोग पहनता है, चूड़ियां, ये रिंग वगैरह, नहीं तो वॉच वगैरह, उस साइड में नहीं पहनना चाहिए। पेशेंट को हमेशा बोलना उस साइड को खाली रखना है। और एक बात है, उनको बोलना कभी मेहंदी या नेल पॉलिश नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम लोग बैंडेज वगैरह करेगा ना, यहाँ पर ये हो मतलब कलर डिफरेंस है तो हमको पता नहीं चलेगा। सीए पेनिस के हैं, हाँ सीए पेनिस केस में भी होता है। सर्जरी करने के बाद नहीं तो रेडिएशन होने के बाद भी सीए पेनिस जो पेशेंट होता है उनका भी पैर में लिम्फेडिमा होता है, ठीक है। बहुत लग स्वेलिंग रहने से इसका मतलब दोनों साइड का लिम्फ नोड शायद निकाला होगा, इसलिए दोनों साइड स्वेलिंग हो गया, ठीक है। अभी ये बात ये है कि अभी जो सुदीप ने बताया था आपको, सिर्फ उसका अपर आर्म का बताया है, लोअर आर्म का भी रहता है। इसलिए सुदीप ने बोला ये ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों को दोनों के ये बताने में और उसका इलाज बताने के लिए, ठीक है। हम इतना बता सकते हैं आपको कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, डायग्नोसिस करना है। अगर आपका अच्छा एक पैलिएटिव केयर है, जो ट्रेन्ड नर्सेस है वहां पर, जो भी ट्रेन्ड जो भी है, अगर उनको मालूम है लिम्फेडिमा बैंडेजिंग, नहीं तो दूसरा जो भी केयर है, मसाज, एक्सरसाइज उनको जानता है तो ठीक है, अच्छी बात है कि पेशेंट को वहां पर भेज दो, उन लोग देखेगा, देख के उन लोग पेशेंट का इलाज शुरू करेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी पेशेंट को दर्द रहता है, बुखार होता है, नहीं तो कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स रहता है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, नहीं तो लंग्स का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे चीजें में हम लोग लिम्फेडिमा करने का लिम्फेडिमा केयर है ना नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता मतलब बहुत स्पेशली कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, नहीं तो लंग प्रॉब्लम हो, ऐसे वाले पेशेंट्स में लिम्फेडिमा देने के पहले बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन, जांच देखना करना पड़ता है, ये देखने के लिए। तो इसलिए जो भी पेशेंट आता है दर्द करके, ठीक है, ये इसकी वजह से दर्द हो रहा करके बैंडेज मत बांधा करो, ठीक है, बाद में पेशेंट को आप प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ही चीजें में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैम और एक क्वेश्चन है कि अगर जो पेशेंट है उनका बकल मिकोसा है, तो उसका अपोजिट साइड वो स्वेलिंग हो जाता है, वो क्या लिम्फेडिमा में जाएगा? बकल मिकोसा होगा? जी जी, हाँ हाँ, उनका अपोजिट साइड वो तो स्वेलिंग हो जाता है, वो लिम्फेडिमा नहीं है, नहीं है बच्चों, वो लिम्फेडिमा नहीं है। वह देखो फेशियल में भी हो सकता है एडिमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का कैंसर वगैरह होके हम लोग जब रेडिएशन वगैरह देता है, यहाँ का जो लिम्फ नोड्स है, अगर वो लिम्फ नोड्स है ना, क्या बोलना है, खराब हो जाता है, नहीं तो डैमेज हो जाता है रेडिएशन की वजह से, यहाँ पर स्वेलिंग हो सकता है, ठीक है, होता है, हो सकता नहीं होता है, ठीक है, वो भी लिम्फेडिमा है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं जहां पर एक साइड में कैंसर है वहां पर एडिमा है, आपने ऐसे बोला ना? नहीं मैम, वो फिस्टुला हो गया है, उसका अपोजिट साइड स्वेलिंग होके जो लिम्फेडिमा बोलते हैं वैसे ही हुआ है, उनका अपोजिट साइड स्वेलिंग हुआ है। तो आप एक काम कर सकता है, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट का लिम्फेडिमा है, आप एक काम कर सकता है, वो पेशेंट को भी मसाज देना पड़ता है, मसाज देकर शायद कम हो जाएगा, उसका बैंडेज वगैरह जरूरी नहीं है, पेशेंट को सिंपल मसाजेस होता है, वो मसाज की वजह से अगर कम होता है, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पर कलेक्शन है वो कलेक्शन थोड़ा सा ड्रेन करने के लिए देख रहे हैं, वो कर सकता है। लेकिन फिर बात यह है कि आपको वहां पर कोई है जो लिम्फेडिमा केयर के बारे में सीखा है? नहीं, यहाँ पे तो मैम क्लास तो मैंने नहीं लिए हैं अभी, वो उन केयर ये सब अभी तो नया है, तो धीरे धीरे से सिखा रहे हैं हमको। देखो जैसे मैंने बोल रहा है, ऑस्टमी केयर और लिम्फेडिमा केयर के लिए है ना, आपको है ना पक्का सीखना ही पड़ेगा वो,
बिना सीखे नहीं कर सकता। इसके लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, अच्छा सुधीर भाई, ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है। अब जहां पर भी जाएगा वहां पर है ना, कम से कम 2-3 हफ्ते आपको रहना पड़ेगा, तो इसको पक्का ये सीखना वो पड़ेगा। पेशेंट बोल रहे कि वो जो लिम्फेडेमा में उसमें क्या करें, तो हम उनको क्या एडवाइस दें? एक वो करना चाहिए जो स्वेलिंग है, हम क्या बताएं उनको? घर में जो अभी पेशेंट होते हैं आपका पैलिएटिव में। घर में जो पेशेंट्स है, फिर हाँ भी हाँ तो बच्चे यही मैं बताने वाली हूँ। आपका जो पैलिएटिव केयर का लोग है, उनका कोई भी तो एक जन सीखने से अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को ये जो यहाँ पर वो स्वेलिंग है उसका मसाज करके वो स्वेलिंग और जो लिम्फ है हमको नीचे फ्लो करवाना है, लेकिन उसको एक्चुअली प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस को नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, उनको बताना कि एक साइड में ही नहीं सोना, ठीक है, वो भी उसकी वजह से भी कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, वो भी बताना पड़ेगा आपको पेशेंट को। हेलो मैम। हाँ शीला, हाँ मैम, तो जो सेकेंडरी में और थर्ड में सेम नहीं होता है ना, तो उनमें इसमें भी क्या वो जो सेम बैंडेज दिखाया है ऐसे ही करना है क्या? कभी कभी शीला और एक बार बोलो, क्या बोला आपने? सेकेंडरी में भी लिम्फेडिमा है, थर्ड में भी है, तो किसी किसी का लिम्फेडिमा में ना स्वेलिंग ज्यादा होता है और हाथ जो है ना डिप हो जाता है, तो मतलब प्रेस करने से ना डिप में चला जाता है ऐसे फिंगर, तो उसमें भी सेम बैंडेज लगाना है क्या? सुधीर कुछ समझ में आ गया क्या बोला? डिप? शीला आपका आवाज है ना, आप एक जगह में बैठ के, वो अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो उसको आगे लगा के धीरे से बोलो, क्योंकि ना आपका आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही यहाँ पर। आपका मोबाइल में अगर ले रहे हो, मोबाइल से अगर कनेक्टेड हो तो मोबाइल को नजदीक ले लो। सर, हेलो, सुनाई दिया? हेलो हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, सेकेंडरी लिम्फेडिमा और थर्ड में लिम्फेडिमा दो है ना, थोड़ा ज्यादा है। जो सेकेंडरी में एक स्वेलिंग होता है ना सर, जो सेम नहीं होता है, मतलब प्रेस करने से दब जाता है फिंगर, तो उसमें भी सेम बैंडेज जो अप्लाई किया है सेम करना है क्या? आप ये बता रहे हैं सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, राइट? सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जब लिम्फेडिमा ज्यादा होता है, अब दबाने से नीचे दब जाता है करके, राइट? यस मैम। हाँ, तो लेकिन नीचे दबने के बाद वो वापस भी आ जाता है तुरंत? आता है, ठीक है, वो तो लिम्फेडिमा होगा, लेकिन बात यह है सेकेंड और थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद सबसे पहले पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या आपको पता करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं है तो आप लोगों को लिम्फेडिमा केयर दे सकता है लेकिन हम वहां पर आप लोगों को वहां पर लिम्फेडिमा केयर देने के लिए कौन रहता है शीला? हम लोग का फिजियोथेरेपिस्ट दीदी चिंकुदी। अच्छा, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा। फिजियोथेरेपिस्ट दीदी चिंकुदी। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट दे रहा है, कैसे दे रहे हैं? उन लोग भी बैंडेज वगैरह बांधता है क्या? यस मैम। ठीक है, फिर ठीक है शीला, लेकिन आप लोग नर्सेस सीखने से अच्छा था, आप लोग भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि घर में वगैरह फिजियोथेरेपिस्ट से जाता है क्या, वो भी तो देखना करना पड़ेगा ना। यस मैम। और कोई क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ये बताओ, सब लोगों ने जो भी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, सबमिट किया है कि नहीं? जिसको बोला था रीसबमिट करो करके, किया कि नहीं? मैंने फर्स्ट और सेकंड किया मैम। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया है, आपको हाँ रीसबमिट करने के लिए बोला है क्या? हाँ मैम।
रीसबमिट करने के लिए बोला था है क्या? के लिए बोला है, मैं कल करती हूँ। और बाकी लोग श्रीप्रिया, Sinia, Yes, ma'am. how many of them have not given? Last class we were saying, na? 15 Actually, completed. only 15 of them had done this second assignment.